वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये अपना है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉइज। और इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वाई आर वायरसेस कंसिडर्ड एज बीइंग एट दी बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो हमारे वायरसेस होते हैं ना, ये हमारा बीच का कड़ी होता है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीचों बीच का पार्ट हमारा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे वायरसेस कैन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे दे आर नॉन लिविंग व्हेन प्रेजेंट इन एयर और आउटसाइड दी लिविंग बॉडी। जब लिविंग बॉडी के बाहर रहता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ये हमारा सूटेबल कंडीशन इसको मिल जाता है, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ सूटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब वो बिहेव करता है किस तरह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है जब ये लिविंग बॉडी के अंदर रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। जब ये लिविंग बॉडी के अंदर रह रहा है तो किस तरह से बिहेव कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये लिविंग बॉडी के बाहर रहता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है, नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करता है। इसलिए वायरस को यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे माना गया है। वायरसेस आर देयरफॉर रिगार्डेड एज बीइंग एट दी बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इतना हम लोग आंसर यहाँ पे कर लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है और यहाँ पे क्या कहा गया है। कहता है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग को बताने हैं। और आगे कहता है हाउ इज़ दिस प्रोसेस यूजफुल इन दी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में ये प्रोसेस किस तरह से उपयोगी है, ये हमको बताने हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे आंसर करेंगे, डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे अनएरोबिक प्रोसेस थ्रू विच शुगर ऑब्लिक कार्बोहाइड्रेट्स are converted into alcohol oblique acids and carbon dioxide by microorganism like yeast। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्मेंटेशन है क्या, एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है, तो अनएरोबिक प्रोसेस है। अनएरोबिक प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, तो शुगर और जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस में, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। और ये सब हमारा हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, तो ईस्ट है। तो यहाँ पे ईस्ट के हेल्प से हमारा शुगर और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल और एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। और ये हमारा कैसा प्रोसेस है, तो अनएरोबिक प्रोसेस है और इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। अब इसके यूजेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यूजेज में आप देखिए पहला हमारा यहाँ पे होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यही हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गेट ट्रैप्ड इन डो और बैटर यूज फॉर इडली एंड डोसाज मैक्स इट फ्लफी एंड सॉफ्ट। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है ये डो के साथ ट्रैप हो जाता है और इसके वजह से ये इसको क्या करता है ना, सॉफ्ट बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है। क्योंकि उसके बीच में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा क्या है ना, ट्रैप हो रहा है। और इस वजह से हमारा जो ब्रेड बनता है वो बहुत ज़्यादा, या फिर केक बनता है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये हमने समझ लिया। दूसरा हम यहाँ पे यूज में क्या नोट कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे फंगी लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन सीरियल्स फ्रूट्स इनटू अल्कोहल विच इज़ यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेज। ये देखिए हमारा जो अल्कोहलिक बेवरेज बनता है उसका हमारा कंपोनेंट क्या हुआ करता है, अल्कोहल। और अल्कोहल हमारा कैसे बना करता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस। यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारा अल्कोहल बन रहा है, किससे बन रहा है, तो शुगर या तो फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो ये जो हमारा अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है इसका यूज़ होता है कहाँ पे, अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में। और ये ईस्ट के हेल्प से हो रहा होता है, ठीक है।
ये समझ गए। लास्ट में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे एक पॉइंट, एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अ सिमिलर प्रोसेस। यहाँ पे सेम प्रोसेस से हमारा विनेगर बन रहा होता है, और विनेगर एक क्या है ना, हमारा एसिटिक एसिड का ही एक रूप है, ठीक है, जो कि यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, और ये भी हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस से बन रहा है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, यहाँ पे कहता है इन अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अगर हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तब क्या होता, जो अर्थ हमारा है ना, ये यहाँ पे बहुत सारे हमारा डेड प्लांट और एनिमल का ढेर सारा बन जाता, ठीक है। हीप मतलब बहुत सारा जमाव हो जाता। अब इसके पीछे हमको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कुछ एग्जांपल्स को देकर के। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी डिकम्पोजर्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स हम लोग किसको कहते हैं, जो डेड प्लांट्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। दे ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल इनटू मिनरल्स। ये जो डेड प्लांट्स होते हैं या फिर हमारा जो एनिमल होता है, इसको ये ब्रेक डाउन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, और वो जा कर के हमारा कहाँ पे मिल जाता है, सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ये जो हमारा यहाँ पे डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको ये मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा होता है। These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants। और ये जो हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं इसको फिर से प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। प्लांट्स उसको फिर से यूज कर लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए। ओके, अब अगर ये हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डेट करते हैं उसका बहुत सारा हीप हमारा बन जाएगा, बहुत बड़ा हमारा ढेर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल हमारा सही होगा। ओके, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमको यहाँ पे चारों तरफ केवल ढेर दिखाई देगा किसका, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो लास्ट में लिखेंगे सो इन अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मुन्ना ऑब्जर्व्स दैट द yield ऑफ wheat ग्रोविंग इन फील्ड हैज़ रिड्यूस्ड इन दी करेंट ईयर। करेंट ईयर में क्या हुआ, जो यहाँ पे गेहूं का पैदावार हो रहा है ना, उसकी मात्रा थोड़े यहाँ पे कम हो गई है। ही गेट्स द सॉइल टेस्टेड एंड द रिपोर्ट कन्फर्म्स द डिफिशियंसी ऑफ वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जब उसने अपने मिट्टी का टेस्ट कराया तो उसको क्या पता चला कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी हो गई है। ओके, अकॉर्डिंगली ही इज़ एडवाइज टू ग्रो पीज आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हीट। अब उसको क्या एडवाइस दिया गया कि जब आपका गेहूं का जो फसल है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको आप हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या लगाना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे पी प्लांट लगाने हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एडवाइस दिया गया। कहता है नेम द न्यूट्रिएंट फाउंड इनसफिशिएंट। कौन सा न्यूट्रिएंट यहाँ पे है जो इनसफिशिएंट पाया गया था उसके मिट्टी में, तो हम लोग आंसर यहाँ पे करेंगे नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन वो हमारा न्यूट्रिएंट है जो इनसफिशिएंट मात्रा में पाया गया है, तभी यहाँ पे पी प्लांट को लगाने का एडवाइस दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ डू यू थिंक ग्रोविंग पीज विल हेल्प इन रिप्लेनिशिंग दिस सॉइल। हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे पी प्लांट्स गिव शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया। जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसको शेल्टर देता है कौन, पी प्लांट। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा नाइट्रोजन में जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है और वो मिट्टी में मिला देता है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। दीज बैक्टीरिया कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब आप क्या समझे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो रहा है कि जो नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में है वो हमारा सॉइल में मिक्स हो रहा है। और सॉइल में कैसे मिक्स हो रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। और ऐसा कौन कर रहा है,
तो पी प्लांट में जो पी प्लांट के रूट्स में जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो हमारा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उसको ये कन्वर्ट कर दे रहा है और उसको ये मिट्टी में मिला दे रहा है। इसको हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, 10 पी प्लांट्स हेल्प इन रिप्लेनिशिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल। और इस तरह से जो पी प्लांट है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करता है किसमें, सॉइल में। तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो पी प्लांट है उसमें हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ये मिट्टी में मिला रहा है। इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस तरह से जो मिट्टी है उसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट की कमी थी यानी नाइट्रोजन की, उसकी भरपाई यहाँ पे हो जा रही है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देख लिया और इसका आंसर भी किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे क्या कहा गया हम लोगों से, वाई डज इट टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर्स एज कम्पेयर टू ईट इन विंटर्स। जाड़े के दिनों में जब हम लोग कर्ड बनाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समर सीजन में जब हम लोग कर्ड बनाते हैं तो हमको कम समय लगता है। अब यहाँ पे इसके पीछे क्या रीज़न हम लोग देंगे, तो चलिए हम यहाँ पे आंसर करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अच्छे ग्रो करते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ करता है। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ इन दी टेम्परेचर रेंज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। 30 to 40 भी लिख सकते हैं या फिर 30 to 50 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका वेरी करता है, अलग अलग बुक में डेटा दिया रहता है, तो आप 30 to 40 आप लिखें। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ करता है। अब देखिए लैक्टोबैसिलस जो है ये हमारा बैक्टीरिया है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मिल्क में। और उसमें जो लैक्टोबैसिलस ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा, कर्ड में। तो लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरियम दैट हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड which grows faster in summers ड्यू टू फेवरेबल टेम्परेचर। अब चूँकि समर सीजन में टेम्परेचर वहाँ फेवरेबल टेम्परेचर होता है, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मिल जाता है, इसलिए जो लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया है इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाता है समर सीजन में और हमारा कर्ड बड़े आसानी से तैयार हो जाता है कम समय में। लेकिन जब विंटर सीजन की बात करते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता और इस वजह से ठंडे के दिनों में हमारा जो कर्ड है वो आसानी से नहीं बनता, ज़्यादा टाइम लेता है। तो लिखेंगे सो इन समर इट टेक्स लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड। समर सीजन में हमारा कम समय लगता है दही बनाने में एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। ये भी हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और यहाँ पे बहुत ही ईजी है। कहता है हाउ आर दी फॉलोइंग डिजीजेज ट्रांसमिटेड। ये जो आप डिजीज देख रहे हैं ये कैसे फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसके बारे में लिखने हैं। तो बड़े ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। पहला जो हमारा मलेरिया है ये हमारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैल रहा होता है। दूसरा हमारा कॉमन कोल्ड है तो एयर के थ्रू फैलता है, आपको पता है। जिसके पास कॉमन कोल्ड अगर वो खांसता है या छींकता है तो जो वायरसेस हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं। फिर एयर से उसको आप इनहेल किए तो फिर वो आपके पास पहुंच जाता है। दूसरा है टेटनस। तो टेटनस हमारा किससे फैल रहा होता है, वुंड से। जब हम लोग कट कर जाते हैं, कोई जंग लगा हुआ आयरन का नेल से या फिर आयरन का नाइफ है तो उससे जब हम लोग कटते हैं तो हमारा घाव हो जाता है और वहाँ से हमारा टेटनस फैल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड कैसे फैलता है, तो वाटर से। जो वाटर हमारा कंटेमिनेटेड है, दूषित वाटर है, उस दूषित वाटर से हमारा टाइफाइड यहाँ पे फैल रहा होता है। लास्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहते हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है इसके बारे में लिखने हैं। कहा गया आगे हाउ आर दे प्रोड्यूस, ये किस तरह से तैयार होते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दीज। अब यहाँ पे हमको एंटीबायोटिक्स का हमको एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे व्हाट आर एंटीबायोटिक। हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में आएगा अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और किल्स द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लोग किसको कहते हैं, वैसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करे या फिर बैक्टीरिया को मार दे, वही हमारा कहलाता है यहाँ पे
एंटीबायोटिक्स। अब इसका हाउ दे आर प्रोड्यूस, कैसे तैयार होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग इसको तैयार करते हैं। गिव टू एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया पेनिसिलिन, और दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया, पहला हमारा था यहाँ पे पेनिसिलिन, और ये दोनों हमारे क्या हो गए यहाँ पे, तो एंटीबायोटिक के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चैप्टर 2 के। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।